हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट मित्र भाई जो समझ लीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 10th क्लास मॉडल 2021 में पूछे जाएंगे। 2021 में पूछे जाएंगे वो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल सेट क्वेश्चन। जो मॉडल सेट क्वेश्चन 2021 में पूछा जाएगा वो किस सब्जेक्ट का, वो सामाजिक विज्ञान का बताऊँगा। 90 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बताऊँगा जो 30 मार्क्स का रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 30 मार्क्स का 10th क्लास के लिए 2021 में। तो ध्यान से सुनिए और बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देगा, यहाँ पे आपको देख लीजिए सामान्य निर्देश आपको यहाँ पे पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, ये सब दिया रहता है। और उसके बाद देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जो यंग इटली की स्थापना की थी वो कौन थे, किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। हाँ, मेजिनी का नाम से उसको जाना जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ मेजिनी दिया है तो इसका आ जाएगा सी। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, जो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका है 1999 में पारित हुआ था। वो रोलेक्ट एक्ट जो था 1991 में पारित हुआ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। देख लीजिए भाई साहब, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका आंसर है जस्ट 1929। ये आंसर है 1929। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, अब ये तो नए सिलेबस के हिसाब से भी पूछने ही वाला है, ये आपको ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद है महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी या आरंभ की थी। तो जो गांधी जी ना वो 78 सदस्यों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, आरंभ की थी। इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी को हुआ था, देख लीजिए। उसके बाद है वियना सम्मेलन की मेजबानी ने की थी, किसने की थी। ड्यूक मेटरनिख या नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका होगा ड्यूक मेटरनिख ने की थी। और यहाँ भी दिख रहा है 8वां क्वेश्चन, देख लीजिए। खालिस्तान जालियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये हुए हैं, सिर्फ हुए हिस्ट्री के हुए 8 क्वेश्चंस। और हिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस हैं इसमें, देख लीजिए। उसके बाद 2 देंगे, उसमें और देंगे, और देगा वो होगा भूगोल से। ये है भूगोल का, भूगोल से देगा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं भूगोल की तरफ क्या है। तो यहाँ लिखा है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। जो सरकार है निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो इसका होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। इसमें जो सरकार आपको जो आपको एक किसान, जैसे कि उनके पास बहुत ज़्यादा आ गया है, फसल उग गया है, तो वो उनको रख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा फसल रखेंगे तो खाने भर से ओवर हो जाएगा, उसके बाद तो वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए वो सरकार को जाकर दे देते हैं, तो सरकार उन्हें ले लेती है। तो एक न्यूनतम सहायता मूल्य होती है
जिसमें वो सरकार उनसे लेती है, या तो 20 रुपये हो गए या तो 15 रुपये पर केजी हो गए। तो ये हुआ उसका न्यूनतम सहायता मूल्य हुआ। अगला है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणी है। मतलब जो झारखंड में जो कोडरमा है, कोडरमा उद्यान सुने होंगे शायद, तो वो क्या चीज़ का उत्पादन करता है, उत्पादक करता है। तो कोडरमा में होता है अभ्रक का वहाँ पे उत्पादन होता है कोडरमा में। उसके बाद है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। मिट्टी होती है, किस मिट्टी में लौह धातु, किस में ज़्यादा लोहे के गुण पाए जाते हैं, वो मिट्टी कौन सी होती है। तो ये होगी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहे के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल सुनेंगे अक्टूबर सितंबर में जो उगते हैं, जो मानसून के आगमन के साथ ही लगाए जाते हैं। जब मानसून वापस लौटता है तब वो लगाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से खरीफ की फसल है। तो इनमें से है खरीफ की फसल है चावल है इनमें से खरीफ की फसल, याद रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, यानी कि अब ज्योग्राफी के बाद हो जाएगा पॉलिटिक्स हो जाएगा या तो सिविक्स हो जाएगा, उसमें चल जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने सिविक्स नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पे है श्रीलंका में कुल आबादी में सिल्लियों की आबादी कितनी, जो श्रीलंका में आबादी रहते हैं। देखिए श्रीलंका में तमिल भी वहाँ से सामने है, तो तमिल और श्रीलंका, वहाँ पे तमिल भी रहते हैं और सिंहली भी आदमी रहते हैं। जो सिंहली है श्रीलंका के ही से थी, वहीं पे वो भले ही एक जैसे 2 तरह के तमिल होते हैं वहाँ पे, जो एक श्रीलंका में ही रहते हैं, जो श्रीलंका से ही जन्मे हैं, तब भले वो तमिल जाति के हैं मगर श्रीलंका में ही जन्मे हैं, श्रीलंका में बड़े हैं। तो एक वो है तो जो, और दूसरे वो जो तमिल से आए हैं, जो तमिल से आते हैं वो होते। तो यहाँ पे पूछा जाए श्रीलंका की कुल आबादी में सिल्लियों की आबादी कितनी है। तो हमारे श्रीलंका में कुल आबादी सिल्लियों की है, जो कुल आबादी वो है 74% है, तो श्रीलंका की कुल आबादी है। और यहाँ हमारा 25वां क्वेश्चन है कि कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा दर्ज की गई है। कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा दर्ज किया गया है, का दर्जा दिया है। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है, तो वो होगा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगला है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में 48 विषय हैं। और उसके बाद अगला है इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक लोगों के तंत्र में, यानी लोगों का चुना गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो कितने ऐसे कौन देश है, तो ये है भारत। भारत में लोगों के द्वारा चुना गया शासन चलता है। उसके बाद भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं, तो भारत में 7 राष्ट्रीय दल मौजूद हैं। उसके बाद है ये इसमें आ जाते हैं खाली स्थान। कुछ आपको खाली स्थान का मिलेगा, कुछ आपको ऑप्शन वाला मिलेगा। यहाँ खाली स्थान में आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे खाली स्थान में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो हो गया ये 1884 में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में। उसके बाद है चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब बनाया था, तो वो है 1996 को दिया गया था। उसके बाद है देखिए 31वां नंबर, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी एक अच्छा उदाहरण है सांप्रदायिक सरकार का या सामुदायिक सरकार का, तो इसका हो जाएगा सांप्रदायिक सरकार का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान में सिल्लियों का श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया था, तो 1965 ईस्वी को श्रीलंका
में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न ये हम बताएंगे मगर अपनी अगली वीडियो में। तो इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे, वो भी महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में इस है पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र, अगर आप नहीं जानते प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो मैं बताता हूँ। जो प्रकृति से सीधा कार्य में लाते हैं, मनुष्य जो होते हैं, जो प्रकृति से वस्तु प्राप्त होती है उन्हें सीधा अपने उपयोग में लाते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर आपके पास गाय है, गाय से आप दूध निकालते हो और डायरेक्ट दूध अपने यूज़ में लाते हो तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अगर वही गाय से आप दूध निकालते हो और उसे फैक्ट्रियों में भेज देते हो और फैक्ट्री उनसे मिठाइयाँ बनाती हैं और कुछ भी चॉकलेट बनाती हैं, तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र हो जाता है, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र को मैं बता देता हूँ। तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं से नहीं होता बल्कि सेवाओं से होता है। जो आप प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में जो चीज़ का निर्माण करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र का सेवा का प्रदान करते हैं। जैसे ड्राइवर, आप जो कुछ बनाते हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाने में ड्राइवर का मदद होता है। और भी होते हैं जैसे शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, दूसरे व्यापारियों से फ़ोन पे बात करने वाले आदमी हो गए, वो सब होते हैं। तो इसमें है कि इनमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है खनन, चीनी, वकालत कोई नहीं। तो इसका आ जाएगा खनन, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं। चीनी तो फैक्ट्री में बनता है और वकालत ये तो तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है चीनी, और ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता है या मिलता है। तो नरेगा में जब काम नहीं मिलता है ना, तो नरेगा में जब काम नहीं मिलता तो कम से कम 15 दिनों तक के अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। उसके बाद है उत्पादन के उद्देश्य, इनमें से प्रथम स्थान आता है। जो उत्पादन हम लोग करते हैं उसमें से प्रथम स्थान आता है। किस में आता है उत्पादन में? तो हो गया पूंजी, श्रम, भूमि। तो इसमें हो जाएगा भूमि। अगर जैसे आपके पास पूंजी भी है, श्रम भी, मेहनत भी, औजार भी है, आपके पास भूमि है ही नहीं तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास भूमि है तो आप इधर उधर से कहीं भी करके पूंजी या कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपके पास भूमि ही नहीं है तो आप ये सब पूंजी, श्रम, औजार लेके क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, भूमि। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। वर्तमान में है जो कितने के संगठन में हैं, तो वो 200 है। कितने हैं? 200। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। मैंने अभी तृतीयक क्षेत्र बताया कि तृतीयक क्षेत्र हम उसे कहेंगे जिनका वस्तु से कोई उत्पादन नहीं, जो सेवा का काम करते। खनन ये वस्तुओं से उत्पादन है, प्राकृतिक से उत्पादन, कृषि ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बैंकिंग सेवा हम लोग का प्रदान करता है, तो ये बैंकिंग हो जाएगा। उसके बाद है वैश्वीकरण के गत 2 दशकों से दुर्द आवरण देखा गया है। किसी देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं, लोगों के बीच, देशों के बीच से वस्तुओं के बीच, सेवाओं, निवेश के बीच, देश के बीच, वस्तुओं के बीच और सेवाओं, लोगों के बीच। तो इसमें हो जाएगा पहला। किसमें देखा गया? विगत 2 दशकों से दुर्गत देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। ठीक हो गया। उसके बाद है ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, सॉरी 5 नहीं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न ये खाली स्थान में आपको पूछे जा रहे हैं।
खाली स्थान केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में क्या करती है? मध्यस्थता प्रदान करती है। ये मध्यस्थता का अर्थ अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि मध्यस्थता हम उसे कहेंगे कि जैसे आप पहले ये समझ लीजिए कि विनिमय प्रक्रिया क्या है। विनिमय प्रक्रिया पहले ज़माना में क्या होता था, पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो मुद्रा का प्रचलन ना होने के कारण लोग एक वस्तु चाहते थे तो उन्हें कुछ न कुछ उनको देना पड़ता था। लेकिन इसमें शर्त यही रहती थी कि उनको भी वो वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए जो आप उनको देना चाहते हैं, नहीं तो वो आपको नहीं देंगे। जैसे कि मेरे पास अगर पेन है और दूसरे पास कॉपी है, मुझे कॉपी की आवश्यकता है और मैं उसको पेन देना चाहता हूँ, तो वो पेन तभी लेगा जब उसको उसकी आवश्यकता है। अगर उसको पेन की आवश्यकता नहीं रहेगा तो वो पेन नहीं लेगा और नहीं हमको कॉपी मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते थे वस्तु विनिमय। तो इसमें मुद्रा आ गया, तो इसमें मुद्रा मध्यस्थता का काम किया, मतलब बराबरी का काम किया। जैसे मुझे कॉपी चाहिए, तो अगर मेरे पास मुद्रा है तो मैं 10 रुपये का कॉपी ले लिया, और किसी को पेन चाहिए तो वो मेरे से मुद्रा देगा, मेरे को मुद्रा देगा और वो मेरे से पेन ले लेगा। तो इसको कहते थे मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में क्या करता है? मध्यस्थता प्रदान करता है। उसके बाद है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में कितनी अल्प बेरोजगारी, मतलब कम बेरोजगारी कि दीर्घ बेरोजगारी? तो इसमें है अल्प बेरोजगारी, कम बेरोजगारी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम लोग सब कृषि में कार्य करते हैं। और बाकी बाद अन्य क्षेत्र को में लीजिए, जैसे हो गया द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो वस्तुओं को नया रूप दे देते हैं, प्राकृतिक रूप से नया रूप दे देते हैं, तो उनमें ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि उनमें ज़्यादातर लोग काम नहीं करते। और यहाँ पे हो गया कृषि में सब सोचते हैं कृषि में ही हो जाएगा अपना गुजारा, तो ये है। उसके बाद बाकी है अन्य, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में, इसको फिर कभी अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 1 लाइक कमेंट में कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के बाद नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो डालता ही रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।